मैं उम्रा करके आया था तो उस वक्त डीजीसी थे मेजर जनरल फैज़ हमीद साहब। तो उन्होंने एक डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के एक ऑफिसर के ज़रिए कहा जी कि मैं मुबारकबाद देने आना चाहता हूँ और एक उसके हवाले से तो वो आए और फिर इब्तदाई जो बातचीत हुई थी उसमें फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि ये सर क्या प्रोसीजर होता है कोई भी अकाउंटेबिलिटी कोर्ट से डिसीजन आने के बाद हाई कोर्ट में। तो मैंने वैसे ही उनसे पूछा कि आप किस केस के हवाले से पूछ रहे हैं। तो उन्होंने फरमाया जी कि ये नवाज़ शरीफ और मरियम नवाज़ शरीफ के केस के हवाले से। मैं क्या उसकी तो अभी जजमेंट ही नहीं आई तो आप हाई कोर्ट का क्या। तो उस पर उन्होंने कहा था नहीं सर वो तो कन्विक्शन का तो तय हो चुका है, अब सिर्फ क्वांटम के बारे में एक वो चल रहा है तो कन्विक्शन तो उनको होनी होनी है। अब आप सिर्फ ये बता दें कि अगर हाई कोर्ट में ये मामला आपके पास आए तो आप क्या करेंगे। तो मैंने उनसे पहला सवाल ये किया, मैं कहा जी पहले तो आप मुझे ये बताएं कि मैं एक डिवीजन बेंच था उसको मैं ऑलरेडी हेड कर रहा था और मैं सीनियर प्यूनी जज था जो सारे क्रिमिनल मैटर्स को देख रहा था, नैब के मैटर्स को देख रहा था। तो आपने मुझे डिवीजन बेंच से निकलवाया क्यों। तो ही वेरी कैंडिडली सेड कि जी कि हमारी जो लीगल टीम थी प्लस नैब की टीम थी उनका ये ख्याल था कि शौकत अजीज़ सिद्दीकी साहब जो हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वो समवट प्रो डिफेंस हैं और प्लस ये क्रिमिनल काम को समझते हैं, तो मेक श्योर कि उनके पास पानामा से रिलेटेड कोई मैटर ना जाए। तो फिर हमने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से बात की, उन्होंने फिर आपके चीफ जस्टिस को कहा, इस तरह आपको डिवीजन बेंच से अलहदा करवाया गया। तो मैंने कहा फिर अभी आपको मेरी क्या ज़रूरत पड़ गई है। तो फिर उन्होंने कहा जी कि हम ये असल में हमारी टॉप अर्शलान ये चाहती है कि जो भी डिसीजन हो नैब कोर्ट का वो उस डीबी के पास आए जिसको आप हेड कर रहे हो, तो उसको का जो भी डिसीजन फिर होगा हाई कोर्ट का उसको समवट क्रेडेंस अटैच हो जाएगी। तो उस पर मैंने उन्हें कहा था जी कि बात यह है कि आई एम द वन जो मैं अपने बारे में फील करता हूं कि अगर तो मेरे सामने एक फाइल आती है, एविडेंस सब्सटेंशियल होती है और अक्यूज जो भी है उसको सजा कम होती है तो आई कैन गिव द एनहांसमेंट नोटिस। लेकिन अगर बात अदरवाइज है तो मैं किसी की दुनिया बनाने या बिगाड़ने के लिए अपनी आकबत नहीं खराब कर सकता। तो इस पर फिर उन्होंने कहा था कि सर इस तरह तो हमारी 2 साल की मेहनत जो है वो ज़ाया चली जाएगी। ये वाक़या हुआ था। तो सर 2 साल की मेहनत उनकी जाया होने से आपके कितने साल जाया हो गए, क्योंकि आपका सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में आपने जो जाहिर पिटीशन दायर की कि आपको जिस तरह से हटाया गया वो इसी बुनियाद पर हटाया गया होगा। लेकिन क्या ये इतना पावर था हमारे जो रिटायर्ड जनरल्स हैं, वैसे तो इसका जवाब मुझे पता है लेकिन अगर आप खुलकर बता सके, क्योंकि फिर आपकी सुनवाई भी नहीं हुई, आप रिटायर्ड हो गए एज अ जज, आपकी सुनवाई नहीं हुई। मतलब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में मामला फायज ईसा के हो तो फौरन जी होते हैं, जाहिर नकवी साहब के हो तो नहीं टेकअप होते। मैं ये अर्ज करता हूँ जी कि मैंने ना 21 जुलाई 2018 को रावलपिंडी बार से एड्रेस करते हुए कि डिस्क्लोजर्स किए थे कि इस तरह ISI ने किस तरह हमारे जो इंस्टीट्यूशन है जुडिशरी का उसको कैप्चर किया हुआ है। और जाहिर है वो कैप्चर बगैर हमारे बड़ों की मावनत के नहीं था, कोई फोर्सिबली नहीं था, बल्कि वो एक अंडरस्टैंडिंग के साथ सारा कुछ चल रहा था। तो फिर उस पर मुझे नोटिस दिया गया, सुओ मोटो नोटिस दिया गया और फिर विदाउट एनी हियरिंग एंड विदाउट एनी कंडक्ट ऑफ इंक्वायरी मुझे मेरे ऑफिस से रिमूव कर दिया गया 11 अक्टूबर 2018 को। 26 नवंबर 2018 को मैंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बनना था और अगर ये वाक़या ना होता तो मेरी सीनियरिटी के हिसाब से मैं इस वक्त शायद सुप्रीम कोर्ट के जजेस में शामिल होता। लेकिन जाहिर है वो चूंकि बड़ा उस वक्त एक स्ट्रॉन्ग नेक्सिस था हमारे बड़ों के दरमियान और फौज के बड़ों के दरमियान, तो इसलिए उन्होंने मुझे एक तो इस मेड श्योर के जी के कोई आइंदा इस तरह की जुर्रत ना करे कि हम जो मर्जी कर रहे हों, जो इलीगैलिटी कर रहे हों, अनकॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स कर रहे हों, विक्टिमाइजेशन कर रहे हों, कोई बोले ना विद इन द इंस्टीट्यूशन। तो फिर अक्टूबर 2018 में ही मैंने अपनी पिटीशन फाइल कर दी थी जिसमें मैंने अपनी इस रिमूवल को चैलेंज किया था और बदकिस्मती से अभी तक वो पिटीशन डिसाइड नहीं हुई। लास्ट उसकी हेयरिंग जो थी वो 13 जून 2022 को हुई थी। उसके बाद उस बेंच में से 2 जज साहबान रिटायर हो चुके हैं,
फिर उसके बाद मैंने अर्ली हियरिंग की दरखास्तें दी, लेकिन वो मोहतरम चीफ जस्टिस साहब ने ना तो बेंच की नए सिरे से कंपोजिशन की है और ना ही मेरा केस फिक्स किया है। तो जाहिर है अभी ये जो एक बहुत बड़ी बात कही जा रही है ना, आपने SJC के हवाले से भी बात की है और ये मिसाल दी जा रही है जी कि जब तक SJC किसी जज सबके सामने रिकमेंडेशंस ना दे दे उनके मिसकंडक्ट के बारे में, तो जाहिर है अगर चीफ जस्टिस साहब किसी मैटर को टेकअप ही नहीं करेंगे और वो 3-3 साल 4-4 साल पेंडिंग रहेंगे, इन द मीन टाइम वो जज साहब जिनके अगेंस्ट कंप्लेंट है वो रिटायर हो जाते हैं, सारे बेनिफिट्स लेकर चले जाते हैं, तो फिर कौन पूछने वाला होगा। तो इसलिए ये बड़ा एक ज़रूरी एक अमल है कि चीफ जस्टिस साहब कम अज़ कम साइमल्टेनियसली उधर कार्रवाई शुरू करवा दें और पिक एंड चूज़ नहीं होना चाहिए, लेकिन पिक एंड चूज़ होता है। आई हैव नो हेजिटेशन टू एडमिट दिस फैक्ट। सर मगर वो जो जस्टिस काजी फायज ईसा के खिलाफ एक पूरा जो महाज खुला था, आज इमरान खान साहब फरमा रहे थे कोर्ट में कि वो तो फैज हमीद साहब ने नहीं किया था, वो तो उनके ऊपर से आया था। हालांकि हमें पता है कि फैजाबाद धरना है, उनकी फैक्ट फाइंडिंग जो रिपोर्ट थी इन बलोचिस्तान वो भी वजह बुनियाद बनी इन तमाम तर चीजों की, और अभी भी लगता है कि जैसे रुकावट डाली जा रही है। तो आपको लगता है कि जस्टिस काजी फायज ईसा डट के खड़े रहे या उनके नसीब कुछ अच्छे थे क्या? दोनों ही बातें हैं। एक तो जब मेरे वाला वाक़या हुआ उस वक्त शायद हमारी जो लीगल फ्रेटर्निटी है या एक आप ये कह सकते हैं कि सिविल सोसाइटी या जो इंटेलिजेंसिया है हमारा, उसको शायद इसकी सीरियसनेस का अंदाज़ा नहीं हुआ। जब मेरे वाला वाक़या हो चुका और उसके बाद जब काजी साहब के हवाले से ये सारी चीज़ें हुई तो उस वक्त तक खासी अवेयरनेस आ चुकी थी। उस वक्त बार एसोसिएशन, बार काउंसिल्स ने, सिविल सोसाइटी ने, आप जैसे लोगों ने भी बड़ी उस पर आवाज़ बुलंद की और फिर उसके नतीजे में कम अज़ कम एक वो आप ये समझें कि एक महसूस हुआ पर्सन्स ऑन दी हेल्म ऑफ अफेयर्स को कि भाई इस पर मज़ाहमत आ सकती है। और फिर जाहिर है वो उन्होंने ख़ुद भी बड़े एक दिलेरी के साथ इस सारी सिचुएशन को फेस किया और वो बिल्कुल टारगेट थे। और हालांकि फैज़ाबाद धरने मेरे हवाले से भी जो असल में मामलात शुरू हुए थे वो फैज़ाबाद धरने से ही शुरू हुए थे, क्योंकि सबसे पहले उस पर ऑर्डर मैंने किए थे। बाद में जब वो काजी साहब ने सुओ मोटो नोटिस लेकर वो टेक अप कर लिया तो वो वाला पोर्शन फिर मैंने उसके ऊपर फर्दर कार्रवाई रोक दी थी, लेकिन जो डिक्लेरेशन था उसके हवाले से फिर मैंने जजमेंट दी थी। तो ये तो बिल्कुल है और अभी तक भी हम ये कह सकते हैं कि जी 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 मैंने कहा अब मैं यही पूछना चाह रही थी कि अभी आपको लगता है कि अभी भी गठजोड़ है या आपको लगता है इंडिविजुअली एक एक इदारे को हम अलग अलग एक्सट्रिकेट कर सकते हैं पूरे मामलात से? कोई एक अलहदा से काम कर रहा है, कोई गठजोड़ है दोनों के दरमियान, किसी दो इदारों के दरमियान, या सिर्फ एक इदारे को टारगेट करना? जैसे इस तरफ से जनरल रिटायर्ड बाजवा का जिक्र किया जाता है, उस तरफ से जनरल रिटायर्ड फैज हमीद का जिक्र किया जाता है, यहाँ फैज हमीद साहब का नाम नहीं लिया जाता, वहां बाजवा साहब का नाम नहीं लिया जाता। तो कटहरे में अब जस्टिस बज़ाहिर अली नकवी साहब की गर्दन पतली है कि उनको लेकर आ रहे हैं या बाकी मामलात भी खुलेंगे? देखें, जब तक तो फैज़ हमीद साहब थे, मुज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब को तो पहले वो एक दफ़ा बचा कर ले गए थे। जब हम रेफरेंस फेस कर रहे थे उस वक्त मुज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब के अगेंस्ट भी रेफरेंस था, तो फिर उस रेफरेंस में आसफ सईद खोसा साहब को स्पेशल रिक्वेस्ट करके रिक्यूज़ करवाया गया जी कि आप मुज़ाहिर अली अकबर नकवी के अगेंस्ट जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल है आप उससे हट जाएं। और चूंकि बाकी साकिब निसार साहब ने या बाकी जो मेंबरान थे उन्होंने कहा जी हमें कोई इशू नहीं है अगर खोसा साहब मान जाएं। खोसा साहब ने फिर उस केस में इनके के कहने पे रिक्यूज किया और फिर जो वेरी नेक्स्ट जो हियरिंग थी उस पर फिर मुज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब को जो है एक्सोनरेट कर दिया गया था। अभी तो जो भी मामलात चल रहे हैं जी, अभी मैं नहीं समझता कि जो जिस तरह फैज़ हमीद साहब का और जिस तरह कमर जावेद बाजवा साहब का इन्फ्लुएंस था, अभी हमारी जुडिशरी के ऊपर उस तरह का कोई इन्फ्लुएंस है। लेकिन विद इन द इंस्टीट्यूशन जो वो दूरियां पैदा हो चुकी हैं, जो कुदरतें जन्म ले चुकी हैं, जो अपने आगे वेस्टेड इंटरेस्ट हैं, जो अपनी टर्म्स के हवाले से सोच रहे हैं, वो जाहिर है काजी साहब को अपने लिए एक हर्डल समझते हैं।